का नहीं है, ये भर्ती हो जाएगा। लेकिन ये नॉन आईसीयू पेशेंट है, ये आईसीयू में नहीं है, ये आपके यहाँ एडमिट है बस। तो एडमिटेड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आईसीयू में कोई एडमिट होता है, एक होता है अलग एडमिट है। तो ये क्या है, नॉन आईसीयू पेशेंट है, मॉडरेट केस। और मॉडरेट केस हम किसे मानेंगे, जिसके पास CRP 1 या 2 नंबर हो बस, वो क्या है हमारे लिए मॉडरेट। और इसका काम क्या है, IPD में हमें रखना है नॉन आईसीयू पेशेंट। अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट है तो हमें कौन सा एंटीबायोटिक चुनना है। सबसे पहले कोई एक रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन, रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन, जैसे रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन में क्या क्या आ जाएगा, वही कौन कौन से, मोक्सीफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन 400 mg, मोक्सीफ्लोक्सासिन 400 mg पर ओरल और IV OD, बाई माउथ भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। मोक्सीफ्लोक्सासिन को जो हमें लगता है वहाँ इफेक्टिव वो दे सकते हैं यहाँ मोक्सीफ्लोक्सासिन। लियोफ्लोक्सासिन 750 mg पर ओरल IV या OD, 750 mg। ये जो mg डोजेज हैं ये सब ओरल डोजेज हैं, IV की डोज यहाँ लिखा नहीं है। 750 mg OD, लेकिन यहाँ मैं दिखा रहा हूँ IV की। अगर ओरल नहीं इफेक्टिव हो रहा है तो आप इसको IV की डोज पर लेकर जाएंगे पर ओरल, या IV इंजेक्शन दे सकते हैं इसका। फिर IV डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो डायरेक्ट आपके एक्शन सेंटर पे भी पहुंचेगा। और जब ओरल आप देते हो तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, फिर स्टमक पे जाएगा, स्टमक पे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, फिर वो धीरे 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 इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। और बहुत सारा आपके डाइजेस्टिव जूसेस उस पर एक्शन कर देते हैं और बहुत सारा अल्ट्रेशन हो जाता है उस ड्रग पे, तो उसका जो एक्शन इफेक्ट है वो कम हो जाता है। जैसे कोई PMT की तैयारी करने जाता है और वो पहले ही अटेम्प्ट में MBBS निकाल दे, पहले ही अटेम्प्ट में BMS पा जाए कुछ एक अच्छे सेंटर पे, तो उसका इफेक्ट अलग होगा, उसका जो भाव है, जो कॉन्फिडेंस है वो अलग है। लेकिन कोई 7 साल तैयारी करके पा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस सेम होगा। वो अल्टर हो जाता है धीरे धीरे, वो उसको भले ही मिल जाएगा लेकिन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता, उसको पता रहता है कि इतना जो हमें मिला है उसके पीछे मैंने बहुत कर दिया है। तो वैसे ही होता है, जो पर ओरल ड्रग होती हैं वो आप खा लेते हो धीरे धीरे, पहले स्टमक में वहाँ अल्ट्रेशन होता है, फिर धीरे धीरे डिओडिनम वहाँ अल्ट्रेशन, फिर इंटेस्टाइन्स वहाँ अल्ट्रेशन, फिर इंटेस्टाइन के ब्लड ऑब्जर्विंग जो कैपिलरीज है वहाँ से ऑब्जर्व हो पाता है ड्रग, फिर लीवर को भेजा जाता है पोर्टल सिस्टम से, फिर वहाँ अल्ट्रेशन, फिर लीवर के द्वारा हार्ट को भेजा जाता है, तब हार्ट जाकर पूरे सिस्टम को देता है। तो उसमें टाइम लगता है एक्शन में। दूसरा, बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन हो जाता है तो उतना इफेक्ट नहीं आता है जितना इफेक्ट आना चाहिए। लेकिन अगर हमें तुरंत इफेक्ट लेना है तो हम क्या करते हैं, जो ये पूरा साइकिल हुआ है उसको ख़त्म कर देते हैं, हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। अब यहाँ जो आप ओरल ले रहे हो वो कर क्या रहा है, हार्ट में आकर ब्लड स्ट्रीम में ही तो आ रहा है।
तो वो हम डायरेक्ट ही डाल दे रहे हैं बाहर से, तो इफेक्ट में अल्टर तो आएगा ही। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जो आप, अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसके पास पहले ही मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स वो खाए पड़ा है, जो पहला केस है, इसीलिए तो अगर ध्यान दोगे तो जो पहला केस मैंने बताया उसमें ये बताया कि पहले 3 महीने में वो कुछ भी नहीं खाया है, कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया है, तो अब आप उस पर चांस ले सकते हो ओरल ड्रग का। लेकिन जब आपके पास सेकेंड कंडीशन आया तब वहाँ पर 2 एंटीबायोटिक ऐड हुई कि पावर बढ़ाकर, भले ही वो पर ओरल पे रख रहे थे लेकिन वहाँ प्लस मैक्रोलिड आया, 2 एंटीबायोटिक चली। फिर जब ये आया कि माइल्ड से वो आगे निकल गया है, मतलब अब क्या है, मॉडरेट केस चल रहा है, मतलब ये है कि माइल्ड में उसने वो सारी ड्रग्स ले रखी होंगी। अब अगर आपके पास इस मॉडरेट केस में पेशेंट आ रहा है और आप देखते हो झोले में एंटीबायोटिक लेके आया है, पहले से उतना सारा खा के बैठा और ठीक नहीं हुआ है, तो अब आप उसको टैबलेट देना शुरू करें, यहाँ भले ही पर ओरल लिखा हुआ है लेकिन अगर आप टैबलेट देना शुरू करें तो चांसेस बहुत कम है। इसीलिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया, आईवी, कि अगर आपके पास पेशेंट ऐसा आता है जो पहले से ही एंटीबायोटिक्स लेकर और नहीं ठीक हुआ, जो ओरल टैब्स लेकर आया है नहीं ठीक हुआ है, या ऑन द स्पॉट आपको लगता है कि लंग बहुत कंजेस्टेड है और इसको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है, आईवी हमें चाहिए तुरंत रिस्पॉन्स, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप आईवी देते हैं। वो ऑन द स्पॉट होता है कि आपको क्या लग रहा है, बाय एक्सपीरियंस कि कितने तक आप ओरल से कंट्रोल कर पाएंगे, सिम्टम पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्या है, कैसे, किस सिम्टम पे, किस कंडीशन में, तो हम लोग ओरल और आईवी भी डिसाइड करते हैं। लेकिन जो सिस्टम है कि कहाँ पर क्या देना चाहिए, वो हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस सिस्टम में अगर आप आयुर्वेद पढ़ोगे तो जब चरक चिकित्सा पढ़ोगे तो उन्होंने जितने भी सिस्टम लिखे और उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिखा हर डिजीज़ के बारे में। फिर लास्ट में आके जब वो डिजीज़ का चैप्टर ख़त्म हो गया तब उन्होंने कहा कि जो मैंने कहना था मैंने कह दिया है और जो मुझे लिखना था मैंने लिख दिया, अब इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट कैसा है, फिर मेरे नियम कानून कुछ नहीं है, आप अप्लाई करिए अपना। पॉइंट समझ पा रहे हो चरक क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने आपको आज़ाद कर रखा है, वो मानते हैं कि आप भी बुद्धिमान चिकित्सक हैं और आज जैसे मैंने लिखा है आप भी अपनी बुद्धि लगाएं और वहाँ जजमेंट लें कि आपको कैसा चाहिए। अब आप CRB 65 देख लें और पेशेंट माइल्ड में हो लेकिन अब उसकी हालत ख़राब हो, उसको ये 4 सिम्टम छोड़ के बाकी सब आ रहे हो, सीना कंजेस्टेड हो, सांस फूल के मरा जा रहा हो और तुमको CRB फर्म 1 में है, 0 में है, हम इसको IV नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा ना। उस टाइम क्या कंडीशन आ रहा है, बाकी ये सारी चीज़ें हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती हैं और आपको भी एक क्राइटेरिया चाहिए होता है कि कब हमें एडमिशन करें, कब हम रेफ़र कर दें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, CSCs पे। वो जवाब बहुत ज़रूरी है एक लर्नर के लिए, खासकर आप लोगों के लिए, कि कब रेफ़र करना चाहिए निमोनिया के पेशेंट को, कब रोक लेना चाहिए। वो कौन हेल्प करता है? CRB 65। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने बेसिस पर कंट्रोल करते हैं और लेकिन एथिकल करना चाहिए, आपके पास अपना जवाब होना चाहिए कि मैंने क्यों किया है। बाकी कोई ऐसे क्राइटेरियाज बिल्कुल नहीं है कि कब IV दे देना चाहिए, कब ओरल देना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया ही तो है कि अगर फर्स्ट वाला नहीं काम करता है तो आप सेकंड जनरेशन मॉडरेट में आ जाते हैं और मॉडरेट में आप IV दे सकते हैं, ये क्राइटेरिया ही तो है। तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन और जेमिफ्लॉक्सासिन, $750 mg OD पर ओरल या IV दे सकते हो। जेमिफ्लॉक्सासिन 320 mg पर ओरल OD दोगे, 320 mg पर ओरल OD।
इसके इसके साथ साथ इसमें से कोई एक चलेगा, इसी के साथ साथ बीटा लैक्टम ग्रुप भी ऐड होगा, प्लस इसमें से कोई एक चलेगा प्लस बीटा लैक्टम ग्रुप की भी दवाइयां ऐड होंगी। एक कोई बीटा लैक्टम ग्रुप, एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन है? एमॉक्सिसिलिन यहाँ एक्चुअली नहीं आएगा, यहाँ आएगा सीफोटैक्सिन जो ज्यादा एक्टिव है। यहाँ ऐड होगा सीफोटैक्सिन, सीफोटैक्सिन 1 से 2 ग्राम आईवी, 1 से 2 ग्राम डोज में आईवी पर 8 आवरली, मतलब पीडी। सीफोटैक्सिन इंजेक्शन सीफोटैक्सिन 1 से 2 ग्राम आईवी पर 8 आवरली, या फिर सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन, सेफ्ट्रिएक्सोन 1 से 2 ग्राम आईवी ओडी, 1 से 2 ग्राम आईवी ओडी, मतलब एक बार ही देना है 24 घंटे में इंजेक्शन। यहाँ और है, दोनों नहीं देने, और या फिर एम्पिसिलिन। अगर पेंसिलिन रिएक्शन नहीं करता है उसको, तो एक बात हमेशा याद रखो, जो भी हाई डोज की एंटीबायोटिक आईवी है उनको डायरेक्ट देना नहीं चाहिए किसी को, अगर उसने पहले लिया नहीं है, खासकर पेंसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ। उसको एक बार थोड़ा सा डोज देकर पूछ लेना चाहिए कि कोई दिक्कत है नहीं है, बहुत रिएक्शन करती है इंजेक्शन। अगर पेरीफेरी में आप कहीं बैठ के काम करते हैं तो पेंसिलिन का रिएक्शन जरूर पूछना चाहिए। एम्पिसिलिन 1 से 2 ग्राम आईवी डोज, 1 से 2 ग्राम आईवी 4 से 6 घंटे आवरली दे सकते हो, पर 4 to 6 आवरली, पर 4 to 6 आवरली। अगर इनमें से कोई ड्रग काम ना करे और पेशेंट सेकंड स्टेज में ही है, पेशेंट सेकंड में है, मॉडरेट में, तो किसी किसी पेशेंट को, सिलेक्टेड पेशेंट में, सबको नहीं देना है। रिएक्शन और पेशेंट के बारे में जानकर हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं, एर्टापेनम इंजेक्शन, एर्टापेनम 1 ग्राम आईवी ओडी देते हैं डोज में, 1 ग्राम आईवी ओडी एर्टापेनम। ये जब एर्टापेनम दोगे तो इसके साथ 1 मैक्रोलीड देना है साथ में, 1 मैक्रोलीड, कोई 1 मैक्रोलीड ओरल देना है। एक मैक्रोलीड ओरल। तो ये है मॉडरेट केस का, जो नॉन आईसीयू है। ये किसके खिलाफ हम दवाइयाँ दे रहे हैं? बैक्टीरिया के खिलाफ।
1 ग्राम IVOD फिर बात करते हैं 3 और 4 नंबर पाने वालों का। अगर किसी का CRP 65 में 3 या 4 नंबर आता है तो केस है सीवियर, ये केस है सीवियर, ये क्या है, हाई सीवियरिटी केस है, हाई सीवियरिटी, हाई सीवियर। और ये पेशेंट है आपके IPD के ICU का, ये ICU में जाएगा, इन पेशेंट ICU है। यहां जो एंटीबायोटिक ऐड होंगी, कोई एक बीटा लैक्टम, कोई एक बीटा लैक्टम, जैसे सीफोटैक्सिम, टैक्सिम इंजेक्शन है, सीफोटैक्सिम 1 या 2 ग्राम IV पर 8 आवरली दिया जाता है, 1 या 2 ग्राम IV पर 8 आवरली सीफोटैक्सिन। या फिर इंजेक्शन सेफ्ट्रियक्सोन, इंजेक्शन सेफ्ट्रियक्सोन 2 ग्राम IV, 2 ग्राम IV OD, सेफ्ट्रियक्सोन 2 ग्राम IV OD। या फिर एम्पिसिलिन सल्वेक्टम, ये और है, सब एक साथ नहीं लेना है, और कोई एक एम्पिसिलिन साल्वेक्टम, एम्पिसिलिन साल्वेक्टम 2 ग्राम IV, 2 ग्राम IV पर 8 आवरली, पर 8 आवरली। इन 3 में से कोई एक इंजेक्शन देना है। सेफ्ट्रियक्सोन और सीफोटैक्सिम और सेफ्ट्रियक्सोन और एम्पिसिलिन सल्वेक्टम एक इंजेक्शन दोगे, और इसके साथ कोई एक इंजेक्शन दोगे और इसके साथ एजिथ्रोमाइसिन या फ्लोरोक्विनोलोन, एजिथ्रोमाइसिन या फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवाइयाँ वैसा यूज करोगे जैसे नॉन ICU वाले में मॉडरेट केस में हम एजिथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं और फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप को, वैसे ही एज लिख लो, एज लिस्टेड इन, या आप लोग लिखना चाहो तो ऊपर का उतार सकते हो, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एज लिस्टेड इन मॉडरेट केस, जो नॉन ICU वाले थे, वैसे ही हमें एजिथ्रोमाइसिन और फ्लोरोक्विनोलोन इनके साथ यूज करना है अगर पेशेंट ICU में है। अगर
आपको लगता है कि स्यूडोमोनास या कोई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, खासकर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया? क्यों? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में ग्राम नेगेटिव ज्यादा होता है, ग्राम पॉजिटिव? तो अगर आपको लगता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हुआ है और स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन हुआ है, तो एक कोई लिखो इन स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, इन स्यूडोमोनास। जैसे कल्चर कराते हो और उसमें आपको स्यूडोमोनास आता है, तो इन स्यूडोमोनास कोई एक बीटा लैक्टम, और वो भी बीटा लैक्टम जो होगा, बीटा लैक्टम, कोई एक बीटा लैक्टम जैसे पिपरासिलिन, पाइप्रासिलिन या टैजोबैक्टम, टैजोबैक्टम या टैजोबैक्टम 4.5 ग्राम IV पर 6 आवरली देना है। 4.5 ग्राम IV प्रति 6 घंटे तक।